छात्र और छात्राएं, सुप्रभात। आज की हिंदी आई लर्न कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सारा आकाश उपन्यास अध्याय 8। समर बाहर से आता है, कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो ऊपर चला जाता है। आवाज़ उसे परिचित लगती है। नीचे से आवाज़ें आती रहती हैं। वो समझ जाता है ये आवाज़ मामा जी की है। मामा जी उसकी शादी के बाद माँ के कुछ कहने से बहुत नाराज़ हो गए थे, तब से वो आए नहीं थे, पर आज आए हुए हैं। अचानक नीचे से मामा जी की आवाज़ आती है, समर तुम कहाँ हो? अरे हम तुम्हारे लिए ही तो बैठे हैं। समर को नीचे जाना पड़ता है। मामा जी के पास बाबूजी बैठे थे, हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। मामा जी ने बड़े प्यार से समर को बाहों में लेते हुए बैठाया अपने पास और पूछा, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे, कहाँ रह गए? समर ने कहा, कॉलेज गए थे, वहाँ से आ रहे हैं। बड़े खुश हुए मामा जी। उन्होंने कहा, अरे तुम कॉलेज में पढ़ने लगे? विद्या ही तो सबसे बड़ा धन है, बहुत अच्छी बात है। उधर वो बाबूजी से बात करने लगे। समर चुपचाप उनकी बातें सुनने लगा। मामा जी बाबूजी से कह रहे थे कि लड़की आप लोग अच्छी तरह देख लीजिए, समझ लीजिए, मैं इस बीच में नहीं हूँ। समर को समझ में आ गया कि अब अमर की शादी की बात हो रही है। मन ही मन वह गुनगुनाने लगा, आखिर मैं भी कुछ नहीं करता था, मामा जी ने मेरे लिए शादी की बात ले आई। वो लड़का अभी पढ़ ही रहा है और उसके लिए भी शादी की बात हो रही है। फंसाने जा रहे हैं लोग उसे भी एक जंजाल में। इधर मामा जी कह रहे थे कि आप लोग चाहिए तो मोहल्ले वाले रिश्तेदार किसी और को भी दिखा दीजिए, लड़की वाले मेरे पीछे 3 दिन से पड़े थे, इसीलिए मैं आया। मैं और कुछ ज़्यादा नहीं करूँगा, आप लोग समझ के ही बात कीजिए। बात बढ़ती गई। बीच में समर ने टोक दिया, अरे बाबूजी अभी क्या ज़रूरत है, अमर तो अभी पढ़ ही रहा है, उसे क्यों फंसा रहे हैं? बाबूजी गुस्सा हो गए, तुम्हें बीच में टपकने की क्या ज़रूरत है? अभी बातें चल रही हैं, शादी होते होते सालों लग जाते हैं। उन्होंने मामा जी से कहा, तो बताइए उसके घर वालों के बारे में, लेन देन की भी हमें बातें करनी हैं, क्योंकि समर की जो शादी हुई थी उसमें लेन देन की बातें नहीं हो पाई और हम लोग फंस गए। समर समझ गया कि घर वालों के क्या इशारा है। वो मन ही मन गुनगुनाता रहा। धीरे से फिर मामा जी ने कहा, और समर आजकल क्या हो रहा है, जरा घर की भी चिंता करो। बहू की बात पे क्यों आते हो? वो दूसरे घर से आई हुई है, आखिर अपना खून का रिश्ता है, अपने भाई बहनों के लिए भी तो तुम्हें कुछ करना है। समर चुप रहा, मन ही मन सोचता रहा कि ये जो ये सब बातें कह रहे हैं, जरूर इनको बाबूजी ने अपना रोना रोया होगा, वरना ये कैसे क्या जानते हैं घर की हालत। उधर मामा जी उन्हें समझाने लगे समर को, समर घर गृहस्थी में संभालनी है, बड़ा एक भाई है, वो कब तक संभालेगा? बाबूजी भी अब बूढ़े हो गए, आखिर उनकी भी तो इच्छा थी कि बच्चों को पढ़ाएंगे, कितना उन्होंने मुश्किल झेला, तुम लोग को पढ़ाया, कुछ सोचकर, कुछ आशाएं लेकर। समर को करीब 2 वर्षों से ऐसा अपनापन नहीं मिला था। इस अपनेपन भरी बातों को सुनकर उसकी आंखें गीली हो गई। वह मन ही मन सोचने लगा, बाबूजी के पैर पकड़कर क्षमा मांगे। उसने बाबूजी के साथ सचमुच रूखा व्यवहार किया, उसने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया। यही सब सोच ही रहा था, मामा जी ने कहा, आखिर कहाँ खो गए, तुम कहाँ रहते हो, आजकल परेड वरेड भी नहीं जाते? इस बीच बाबूजी चीख पड़े, परेड कहाँ जाए, ये तो 9 बजे तक सोते रहते हैं कुंवर साहब। समर की सारा जो आर्द्रता थी वो लुप्त हो गई, नम्रता लुप्त हो गई। मामा जी ने टोका कि हम बात कर रहे हैं, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं, मैं समर से बात कर रहा हूँ। वो फिर समर को समझाने लगे, समर गृहस्थी देखो, घर देखो, अपने छोटे भाइयों को पढ़ाओ, धीरज अकेले कैसे कर सकता है, खाली बहू रानी की बात पे ना आओ, और चाहो तो बाबूजी से माफ़ी मांग लो, कुछ अगर ऐसी बात हो जिससे बाबूजी नाराज़ हैं तो उससे माफ़ी मांग लो। समर का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ गया। उसने ऐसा क्या किया जो आज मामा जी के कान भरे गए और मामा जी ने उससे कहा कि बाबूजी से माफ़ी मांग लो? वो गुस्से में उठा और तनतनाता हुआ ऊपर
अपने कमरे में पहुंचा। कमरे में भी उसका मन नहीं लगा तो उसके सामने वाली छत पर चारपाई पर जाकर ऐसे निढाल हो गया जैसे पानी के ऊपर नाव पर कोई निर्जीव होकर लेट जाता है। पैर जमीन को छू रही थी, सर चारपाई के बाहर लटक रहा था, हाथ अगल बगल लटके हुए थे। कुछ ही देर में प्रभा आती है। वो समर के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, मामा जी ने क्या कहा? क्या कहा? चिल्ला गया समर ने और वो प्रभा पर चिल्ला पड़ा। फिर बाद में स्वयं ही सोचा, आखिर प्रभा की क्या गलती है? प्रभा ने तो आखिर पूछा ही था। दिन भर बेचारी घटती रहती है। उसने प्रभा को बताना शुरू किया, आखिर एक लड़का कमा रहा था तो मेरी शादी कर दी, फंसा दिया। मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ कि तीसरे लड़के की शादी की बात हो रही है। ये लोग क्या शादी ब्याह को ही सब समझते हैं? समर गुस्से में बहुत कुछ बड़बड़ाता जा रहा था तो प्रभा अचानक माहौल को हल्का करती हुई हंसती हुई कहती है कि तुम इस तरह से बातें कर रहे हो, बूढ़े होने पर तुम कैसे बातें करोगे? तुम तो इनसे भी ज़्यादा बूढ़े लग रहे हो। इस बात पर समर के दिमाग में ताजगी सी भर जाती है। वो हंस देता है। प्रभा उसे जोर देती है कि जाओ बाहर तक जरा घूम टहल आओ, मन शांत होगा, इन बातों पे ध्यान ना दो। अब समर सोचता है कि प्रभा अगर इस तरह प्रेरणा ना दे, उसके दिमाग को शांत ना रखे तो वो क्या कर सकता है? उसकी केवल एक इच्छा है कि वह पढ़ाई करे। इस प्रकार समर सोचता हुआ बाहर निकल जाता है और बाहर निकलते हुए वो जो गुस्सा याद आता है उसे, मामा की बातें, बाबूजी की बातें, तो बड़बड़ाता हुआ गली में जो अंधेरा हो चुका था, सांझ हो चुकी थी, उस अंधेरे में बड़बड़ाता हुआ चलता जा रहा है। ना कोई ठौर, ना ठिकाना, ना गंतव्य, बस अपने आप जिधर पैर पड़ रहे थे चलता जा रहा था। अचानक पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है। पीछे मुड़ के देखता है, अरे ये तो दिवाकर था। साथ में उनके और कोई थे जो सिगरेट पी रहे थे। केवल लाल एक आग से अंगारा सा चिंगारी सा दिख रहा था। समर खड़ा हो जाता है। तब दिवाकर कहता है, आधे घंटे से मैं तुम्हारे पीछे चल रहा हूँ भाई, ऐसी क्या बात है? बड़बड़ाते हुए तुम चल रहे हो और हम लोग सुन रहे हैं। समर छेप गया। वो सोचने लगा, अरे ये तो शिरीष भाई हैं, मेरी बात सुने होंगे तो क्या सोचे होंगे। शिरीष भाई ने कहा कि भाई ऐसी कोई परेशानी हो तो बोलो, कभी कभी परेशानी बोल देने से हल्की हो जाती है। समर ने सोचा कि छुपा के भी क्या कहना, दिवाकर से बोला। चलते हुए इन लोग बात करते हुए आगे बढ़ने लगे। तब समर ने कहा कि घर की हालात तो जानते हो, बताओ मेरी शादी हो चुकी, अभी मेरी नौकरी नहीं है, अब छोटे भाई अमर की शादी की बात हो रही है। इस पर शिरीष भाई से यहाँ पर बहस होना शुरू हुआ। शिरीष भाई ने कहा, यही भारतीय संस्कृति है, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही आध्यात्मिकता है और इसी को गृहस्थ जीवन कहते हैं। जानते हो किस परिवार पे विश्वास करते हो, संयुक्त या एकल? सभी उस समय संयुक्त को ही मानते थे। जब समर के संयुक्त कहने पर शिरीष भाई उस समय कहते हैं कि नहीं, एकल परिवार ही अच्छा होता है। संयुक्त परिवार में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता, अपनी आत्म उन्नति नहीं कर पाता है। वह समस्याओं में, तरह तरह की समस्याओं को बनाने में और उनको सुलझाने में रह जाता है। औरतों की जमान होती है, कभी इधर कभी उधर, जो मन आया बोलती हैं। रिश्ते को आदमी ही संभालते हैं, आदमी से ही रिश्ते चलता है। पर जब बड़े होते हैं, जिस त्याग और आदर्श की भावना लेकर बच्चों को बड़ा किया जाता है, वही बड़े होने के बाद मार काट होता है, हत्या होती है, आत्महत्या होती है, निराशाएं होती हैं, कुंठाएं होती हैं। ना जाने संयुक्त परिवार में कितना कुछ हो जाता है। समर इस बात को वाकई आश्चर्य से मानता है कि ये कितना तर्क वितर्क करके अपनी बातों को दूसरे से मनवा लेते हैं। ये बात भी सच है। पर समर यहाँ पर शिरीष भाई से पूछता है, क्या ये स्वार्थ नहीं है? जिस माँ बाप ने, बूढ़े माँ बाप ने अपने बच्चों को कुछ आशाओं के साथ पाला और वो बच्चे बड़े होकर जब सक्षम हो जाए तो अलग हो जाए, तब शिरीष भाई कहते हैं ये स्वार्थ नहीं है। अगर आप सक्षम हैं तो अपने साथ किसी भाई बहन को रख लीजिए, उनको पढ़ाइए, माँ बाप को खर्चा देते रहिए, या बूढ़े माँ बाप की अलग रहकर मदद कीजिए। अलग रहने से आप अपना अस्तित्व का
अपने को समझ पाएंगे, अस्तित्व का विकास कर पाएंगे, जीवन में उन्नति कर पाएंगे, आत्म उन्नति कर पाएंगे। कम से कम घुट कर तो नहीं मरेंगे, निराशाओं में तो नहीं रहेंगे। इस बात को समर समझता है और अपने घर लौटते लौटते वो सोचता है कि प्रभा को ये सब बातें मैं जाकर बताऊंगा तो प्रभा कितना तर्क वितर्क करेगी, और अगर यही बात मैं बाबूजी को बताता हूँ तो बाबूजी तो बस वो यही कहेंगे, यही तुम्हारे दोस्त हैं जो तुमको भड़का रहे हैं, तुमको ये सब सीख दे रहे हैं, उन लफंगे दोस्तों का साथ छोड़ो। इस प्रकार समर सोचता हुआ घर वापस आता है। धन्यवाद।